अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और हम बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स। और मेरे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं सेल की और हम लोग बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी किसकी, शाबाश याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की और राइबोसोम की। आज हम बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स की उसके साथ। और वो दो सेल ऑर्गेनेल कौन कौन सी हैं, उनमें से एक हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा गोल्जी बॉडीज़ की। तो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम पे हम पहले गौर कर लेते हैं। तो एंडो इज़ फॉर इनसाइड, प्लाज्म इज़ फॉर फ्लूइड, रेटिकुलम इज़ फॉर नेटवर्क। तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाई है। अगर आप देखें तो ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका पूरा साइटोप्लाज्म है। अच्छा, ये वाला साइड मैंने डेलिबरेटली छोड़ा है, आप याद रखिएगा कि ER इस तरफ भी होगी। तो ये जो आपको बहुत सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं ट्यूब्स की, ये जो ट्यूब्स की लेयर पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई हैं, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल याद रखिएगा। और जब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो आप समझिए कि इसके पास इसका अपना DNA मौजूद नहीं होगा। नाउ दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये फैले हुए होते हैं, जैसे कि डायग्राम से आप देख रहे हैं। आप इंटरनेट पे इसको सर्च भी कर सकते हैं, आप लिखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेजेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत ज़बरदस्त डायग्राम आपको आ जाएंगे। चलें, मैं आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपसे शेयर भी कर दूँगा। ऑलराइट, जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इस ल्यूमिन को, इस एक लेयर को जब मैं बड़ा करता हूँ तो मुझे इसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो मुझे बाहर इसकी फ्लैटेंड वॉल नज़र आती है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपको गोल्जी में भी नज़र आएगी। तो ये जो फ्लैटेंड लाइन है, वो फ्लैटेंड इसका आउटर लेयर है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, और इसके अंदर की जो खाली जगह है उसको हम कहते हैं ल्यूमिन। ठीक है। अच्छा, अब सिस्टर्नी तो उसकी वॉल हो गई, और ल्यूमिन अंदर की वो जगह है जहाँ पर सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। जब हम इसको देखते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद कर लीजिए सेल के लिए ऐसे है जैसे आपके और मेरी बॉडी के लिए हमारा लिवर है। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स अ मेटाबॉलिक हब। ठीक है ना। अब हमें पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माय अपॉलॉजीज, पाकिस्तान बार बार हमें याद दिलाती रहती है कि हम पाकिस्तान में रहते, तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन था। खैर, बहरहाल एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद कर लीजिए, रफ और स्मूथ में जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो राइबोसोम के अटैचमेंट होने का है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बेसिकली इसके साथ हज़ारों की तादाद में जो है वो राइबोसोम अटैच होते हैं। तो जब हम इसकी डायग्राम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर कोई ग्रेन्यूलर अपीयरेंस, दानेदार अपीयरेंस हमें इसकी नज़र आ रही होती है, इसलिए इसको ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बैठ के राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम करते हैं। इसलिए हमें ये उन सेल्स में बहुत ज़्यादा मिलती है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के काम हो रहा होता है। जैसे हमारे पास एंजाइम बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, इस तरह प्रोटीन बनाने वाली जो भी चीज़ होगी वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होंगे। जब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो हमें समझ आती है और पता चलता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो स्मूथ इसलिए कहलाती है क्योंकि ये राइबोसोम से कोटेड नहीं होती। जब ये राइबोसोम से कोटेड नहीं होती तो हमें इसके ऊपर ग्रेन्यूल नज़र नहीं आते, इसलिए इसको एक ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका डायरेक्ट रोल है लिपिड सिंथेसिस में, फैट सिंथेसिस में, इसलिए ये हमें एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। याद रहे, एडिपोज टिश्यूज़ हम कहते हैं उन टिश्यूज़ को जो कि हमारे फैट स्टोर करने वाले टिश्यूज़ होते हैं और बनाने वाले टिश्यूज़ होते हैं। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो अनडाउटेडली जितने ज़्यादा काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करती है सेल के अंदर, शायद ही कोई सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म करता हो। ठीक है। तो एक तो सेल के अंदर चूँकि ये ट्यूब्स की तरह हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए, तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर होती है वो सब की सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है। दूसरा, चूँकि ये पूरे सेल के अंदर फैले हुए हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं जैसे साइटोस्केलेटन की तरह। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का हब है, तो सेल की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, जैसे हमारी बॉडी में लिवर होता है बिल्कुल वैसे ही होती हैं। तो ये जो है वो उसका हब है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, अभी हमने बात की, राइबोसोम को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। इस तरह ये लिपिड सिंथेसिस की साइड है, अभी हमने इसकी भी बात की। अगर सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी डैमेज हो जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको रिपेयर करने का काम भी सर अंजाम देती है।
इस तरीके से ये सेल का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है। अगर सेल में कोई हार्मफुल मटेरियल, कोई केमिकल, कोई ड्रग, कोई इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो ये उसको डिटॉक्सीफाई करते हैं। बट डू रिमेंबर कि इनकी डिटॉक्सिफिकेशन की एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा ये नहीं कर पाएंगे। इस तरह अगर जब आप धूप में बैठते हैं तो आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आपकी कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो बेटा आपके लेवल पे दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको पता होना चाहिए। अब आप और मैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल्दी से गोल्जी बॉडीज़ की, और उसके बाद हम आप आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए आइए ज़रा गोल्जी बॉडीज़ की बात कर लेते हैं। अच्छा, गोल्जी बॉडीज़ को आपको मालूम है, गोल्जी बॉडीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको कैमिलियो गोल्जी एक इटालियन साइटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो गोल्जी बॉडीज़ डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी, तो उनके ऑनर में इसको गोल्जी जो है वो कहा जाता है, गोल्जी बॉडीज़। अच्छा, एक और मज़े की बात याद रखिए, गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, इन सब का मतलब एक ही है। तो ऐसा ना आप समझिएगा कि गोल्जी बॉडी कुछ और चीज़ है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कुछ और चीज़ है और गोल्जी एपरेटस कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। जब हम गोल्जी बॉडी को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह जो फ्लैटेंड जो सैक्स हैं उनका जो है वो मजमुआ है। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिंगल लेयर्ड सैक्स फाउंड नियर न्यूक्लियस, और ये आपको न्यूक्लियस के पास पास मिलते हैं आमतौर पर। अच्छा, अभी उनकी लेयर हम देखते हैं तो ये 6 से लेके 20 सैक्स तक इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं, लेयर मौजूद हो सकती हैं, मगर आमतौर पर ये 7-9 इस तरह से अपने काम चलाते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम इसको देखेंगे तो बिल्कुल गोल्जी की तरह इसकी सैक का भी एक सिस्टर नहीं होगी, दूसरा इसका ल्यूमेन होगा, और ये आपको मिलेगा हमेशा कहाँ, ये आपको मिलेगा हमेशा न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, ये न्यूक्लियस के आसपास आपको इस तरह से मिलेगा। तो ये जनाब अली इस तरह से गोल्जी आपको हमेशा न्यूक्लियस के बाद इस तरह से आपको मिलेंगे। तो साइज़ में ये ER से थोड़े छोटे होते हैं, मगर ये आपको मिलेंगे हमेशा न्यूक्लियस के आसपास। अच्छा, अब सेल में कितना गोल्जी बॉडीज़ होंगी ये डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पे। अगर सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो ज़्यादा होंगी, 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, आमतौर पर एक ही होती है। तो सेल्स यूजुअली हैव 1 गोल्जी बॉडी बट मे हैव 2। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रहे, एक जो बड़ी मिसकंसेप्शन है और ख़ास तौर पर सिंध बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है। आपने बेटा याद रखना है, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज़ नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज़ नहीं होती। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज़ की तरह का फंक्शन करने वाला एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम डिक्टायोसोम बोलते हैं। ठीक है। तो प्लांट सेल कंटेन गोल्जी एनालॉग सुना तो उसके जैसा काम करने वाला और डिक्टायोसोम्स। तो याद रहे, डिक्टायोसोम एक अलग सेल ऑर्गेनेल है और गोल्जी एक अलग सेल ऑर्गेनेल है। हमारी किताब ने गलती से लिख दिया है कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टायोसोम कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात याद रहे कि गोल्जी बॉडी करती क्या है। हमारे एक सर थे और अच्छा उस्ताद, बड़ी नेमत होता खुदा ताला की, वो कहते थे गोल्जी जो है वो गोल्जी एक्ट एज पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। वो क्या कहते थे कि गोल्जी जो है वो सेल के पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम करता है। यानी क्या हुआ कि जब भी सेल को मटेरियल बनाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको प्रोसेस कर लेती है तो वो फाइनल प्रोसेसिंग के लिए और पैकिंग के लिए किसके पास आता है, गोल्जी के पास। तो इट्स ए साइट ऑफ फाइनल प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ सब्सटेंसेस। और आपको मालूम है कि जब वो चीज़ें पैक हो जाती हैं तो उसके बाद उनको जो है उसकी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन में भेज दिया जाता है। तो देन सेंड इट टू डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन।
जैसे नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसका नाम है लाइसोसोम, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह गोल्जी डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोसेस करके जब पैक करके रिलीज़ करती हैं तो हम उनको लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट गोल्जी बॉडीज़। तो आज हमने बात की ईआर की, आज हमने बात की गोल्जी बॉडीज़ की। इस बीच में हमने पावर ब्रेकडाउन भी इंजॉय किया, पाकिस्तान वापडे की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था उसको। तो खैर बार कोई बात नहीं, तो मैं आपसे मिलूँगा अगले लेक्चर में लाइसोसोम के साथ, पेरोक्सोसोम के साथ, ग्लाइसोसोम के साथ, और एक और छोटा मोटा टॉपिक उनको और उसके साथ कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब लोगों को इसके बारे में बताइए। ये लॉकडाउन की जो सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है उसमें घर बैठ के पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं इंशाल्लाह जब सेल वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसके जो MCQs हैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा एक लेक्चर में, जैसे हमने जेनेटिक्स के और सेल साइकिल के और एंजाइम्स के किए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन खुदा हाफिज़।